नाउ अगर इस फीमेल में एडिमा है, ठीक है, या फिर ओलिगोयूरिया है, या फिर देयर इज अ प्रोटीनयूरिया, या फिर IUGR है, दैट इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. सो अगर ये चारों पैरामीटर्स हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर सीवियर डिजीज. ठीक है, सो जस्ट राइट इट. Following parameter are not criteria for severe disease. Okay, सीवियर डिजीज के लिए क्या क्राइटेरिया था? बीपी का होना ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन 160/110 along with end organ damage. Okay, so ये features are actually not the indicator of severe preeclampsia. और ये सारी डिस्कशन में आपको क्या पता लगा कि क्यों हो रहा है एक्चुअली प्रीक्लैम्सिया? सो बेसिकली जो कल्प्रिट है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन कल्प्रिट फॉर, मेन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रीक्लैम्सिया इज व्हाट? दैट इज प्लेसेंटल इस्कीमिया. अगर प्लेसेंटल इस्कीमिया नहीं होता तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स नहीं रिलीज होते, एंजियोजेनिक फैक्टर्स नहीं बढ़ते, या एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स का नंबर डिक्रीज नहीं होता, ना ही एंडोथीलियल इंजरी होती, ना ही ये सब कुछ होता. ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्लेसेंटल इस्कीमिया है इसकी वजह से ये सब हुआ है. प्लेसेंटल इस्कीमिया इज द मेन कल्प्रिट हियर. नाउ सी, अभी ये वैस्कुलर रीमॉडलिंग क्यों नहीं हुई, इसका भी तो रीजन पता होना चाहिए. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एब्सेंट वैस्कुलर रीमॉडलिंग? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अब इसके? ठीक है, सो द फर्स्ट रीजन हियर इज व्हाट? दैट इज ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वैस्कुलर रीमॉडलिंग है दैट वाज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? बाय डेसिडुआ नेचुरल किलर सेल्स. अगर इम्यून रिस्पॉन्स ही ऑल्टर्ड हो गया तो ऑब्वियसली वैस्कुलर रीमॉडलिंग कैसे हो पाएगी? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर रीमॉडलिंग. सेकेंड इज जेनेटिक्स. Genetics is also responsible for this. So genetics are also one of the factor. Genetics में क्या? अगर इस फीमेल की फैमिली हिस्ट्री है प्री-इक्लैम्सिया की, तो इसमें हो सकता है कि फर्दर वैस्कुलर रीमॉडलिंग में दिक्कत हो सकती है. और दूसरा, इफ शी इज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विद प्री-इक्लैम्सिया. सो राइट इट डाउन. सो इफ हिस्ट्री ऑफ pre-eclampsia in prior pregnancy is there, and second is if family history of pre-eclampsia is present. थर्ड जो रीजन हो सकता है वैस्कुलर रीमॉडलिंग नहीं होने का, दैट इज इन्वायरमेंटल कॉजेस. इन्वायरमेंटल causes. Fourth reason is chronic disease. Chronic disease. So these are the reasons that will lead to absent vascular remodeling. Now we will discuss about the risk factor. Risk factors for preeclampsia. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज
nulliparity, जनरली जो प्री इक्लैम्सिया है ना, इट इज सीन इन प्राइमी ग्रेविडा. प्री इक्लैम्सिया इज सीन इन प्राइमी ग्रेविडा. अब प्री इक्लैम्सिया प्राइमी ग्रेविडा में ही क्यों मिलता है? बिकॉज सी, इस फीमेल में फर्स्ट टाइम देयर इज अ एक्सपोजर ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म पहली बार बॉडी में आए तो दोज स्पर्म कैन लीड्स टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज. और आपको पता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे? दे विल कॉज एंडोथेलियल इंजरी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फर्दर देयर विल बी डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा वैस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एडिमा होगा, और इसको कंपनसेट करने के लिए किडनी एक्टिवेट होगी एंड दैट विल लीड्स टू इंक्रीज बीपी. सो गॉट इट? बेसिकली प्राइमी ग्रेविडा में व्हाट इज द रीजन हियर? फर्स्ट टाइम, ड्यू टू फर्स्ट टाइम exposure of sperm leads to release of inflammatory mediator. Got it? Now the second reason, second risk factor for this is what? Age more than 40 years. Age more than 40 years और age less than 18 years. मतलब कोई भी extreme age is a risk factor. ठीक है? Third one is the obesity. Fourth risk factor here is the family history of preeclampsia. Family history of preeclampsia. Fifth risk factor here is the molar pregnancy. और आपको पता है कौन से मोल के साथ ज़्यादा चांसेस हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के? दैट इज विद कंप्लीट मोल देयर आर मोर चांसेस विद दिस rather than partial mole. क्यों ऐसा है? Why there is a more chances of getting pregnancy induced hypertension in molar pregnancy? Because of the high HCG levels. Partial. Then next factor is in vitro fertilization. In vitro fertilization. After that, seventh factor is if there is a previous history of abruption. So previous history of abruption can lead to preeclampsia. Then eighth factor is if there is a prolonged interpregnancy interval. मतलब दो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाए तब भी देर आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्री इक्लैम्सिया. सो प्रोलॉन्ग्ड इंटर प्रेगनेंसी interval. Okay, and after that the ninth risk factor is what? That is if there is a twin pregnancy. Twin pregnancy. Twin pregnancy क्यों risk factor है? Because there is a 2 placenta. 2 placenta है तो ज़्यादा risk बढ़ जाएगा, ज़्यादा HCG भी होगा. 2 placenta. So the risk increases furthermore. The next risk factor is what? That is metabolic X syndrome. X syndrome. And after that, 11th is RH incompatibility. Incompatibility. Okay, so these are the risk factors.
the extreme ages, obesity, female history of preeclampsia, molar pregnancy, in vitro fertilization, if there is a history of abruption, multifetal pregnancy, metabolic syndrome, and if this female is having the rhesus incompatibility. Okay, so these are all risk factors. But now we'll discuss about what are the high risk factors. High risk factors क्या है? So high risk factor में first जो है that is this history of previous preeclampsia. Second, even the twin multifetal pregnancy is also high risk factor. Multifetal pregnancy. Third is if there is a chronic kidney diseases. Chronic kidney disease. ठीक है. The fourth risk factor here is what? That is diabetes mellitus with pregnancy. Fifth risk factor is autoimmune diseases. Autoimmune disorders like क्या? APLS syndrome and SLE. Here APLA stands for antiphospholipid antibody syndrome and SLE is what? Systemic lupus erythematosus. And after that, the sixth risk factor is multifetal pregnancy. We have already written. The sixth risk factor is what? Chronic hypertension. Hypertension. Okay. So what are the high risk factor? History of previous preeclampsia, multifetal pregnancy, chronic kidney disease. यहाँ पे आप लिख लो diabetes mellitus with vasculopathy. With vasculopathy. Fifth is autoimmune diseases and sixth one is chronic hypertension. So got it? These are the all risk factors that will lead to preeclampsia. Now we'll discuss how you will diagnose the preeclampsia or what are the predictors that will help you diagnose the preeclampsia. So predictors of preeclampsia. So यहाँ पे जो first predictor है that is what? आपको पता है हमने पढ़ा था जो भी एंटी एंजियोजेनिक और एंजियोजेनिक फैक्टर्स, these are all predictors. Okay. So first one is increase of soluble FMS like tyrosine kinase 1. This is what? This is anti-angiogenic factor. Second one is increase soluble endoglins. Okay. Fourth is decrease of vascular endothelial growth factors. And fifth one is decrease of platelet derived growth factors. So these are what? These are the predictors of preeclampsia. Then after that, other than this, what are the other predictor? You can go for uterine artery Doppler. Uterine artery Doppler आप करोगे. जब आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की तो आपको वहाँ पे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी पता लग जाएगी. ठीक है. तो इफ यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इज देयर, दैट देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्रीएक्लैम्सिया. गॉट इट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैकेनिज्म. सो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आपने कब करना है? यू हैव टू डू दिस इन अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर. अर्ली सेकेंड trimester you have to do this. Okay. Mainly कब weeks में अगर बात करें तो 22 to 24 weeks के बीच में you can do this uterine artery Doppler. पर nowadays हम ये कब करते हैं? We do this at 11 to 13 weeks ताकि हमें पहले ही पता लग जाए if there is any uteroplacental insufficiency, हम पहले ही ट्रीट करते हैं before it will develop preeclampsia. Okay.
सो अर्ली डॉपलर करने का क्या फायदा है? टू प्रिडिक्ट ऑनसेट ऑफ प्री इक्लेम्सिया, सो ताकि आप सिवियरिटी को कम कर सको. सो टू डिक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज. ओके, आफ्टर दैट अब आपको यूट्राइन डॉपलर में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी. ठीक है, क्योंकि इस फीमेल में वैस्कुलर रीमॉडलिंग नहीं हो रही तो ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं आपको डॉपलर पे. सो जस्ट राइट इट डाउन. फाइंडिंग इन एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर रीमॉडलिंग. क्या क्या फाइंडिंग्स हैं? तो फर्स्ट फाइंडिंग जो आपको मिलेगी यहाँ पे, यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट द नॉचिंग इन द ब्लड फ्लो. नॉच सी मिलेगी आपको, नॉचिंग इन ब्लड फ्लो. सो सेकेंड, यू विल सी देयर इज अ इंक्रीज ऑफ पल्सैलिटी इंडेक्स. Third, you will find there is an increase of restrictive index. Increase in restrictive index. Okay. So ये findings आपको मिलेंगी in absence of vascular remodeling. Okay. Now we'll discuss about the prevention of preeclampsia. How you gonna prevent this? So prevention of preeclampsia. तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ऑलवेज हम प्रिवेंशन किस में प्रेफर करेंगे? वी विल डन दिस व्हेन द फीमेल इज एट हाई रिस्क. सो इन हाई रिस्क फीमेल्स वी विल गो फॉर प्रिवेंशन. तो क्या क्या चीजें आप दोगे इस फीमेल को टू प्रिवेंट प्रीइक्लेम्सिया? फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद एस्पिरिन. एस्पिरिन देंगे हम, और बेसिकली लो डोज एस्पिरिन यू विल गिव. लो डोज एस्पिरिन से हम स्टार्ट करेंगे. लो डोज मतलब 81 to 150 mg आप इस फीमेल को स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो हम इसको 75 mg की टैबलेट देंगे. तो हम इसको 75 mg टैबलेट से शुरू करेंगे. ठीक है, एंड कितना दे सकते हो आप? 81 से 150 तक आप इसको एस्पिरिन का डोज दे सकते हो. दिस इज अ रेंज, बट हम 75 mg टैबलेट से इसको स्टार्ट करेंगे. दिस इज बेसिकली लो डोज एस्पिरिन. ओके, now when you have to start this? When to start? तो आपने इसको स्टार्ट करना है at 12th week. At 12th week you have to start giving aspirin to this female and आपने continue करना है till pregnancy. Continue till whole pregnancy. ठीक है, आफ्टर दिस what else you can give? You can give calcium supplements to this patient. Calcium supplementation. ठीक है, सी ये जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होती है ना, तो आप इस फीमेल को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हो टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्री इक्लेम्सिया. ठीक है, जो फीमेल्स में पहले से ही कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उनको ये बेस्ट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री इक्लेम्सिया. अदर देन आपने सुना होगा कि ओमेगा 3 दो, एंटीऑक्सीडेंट्स दो, लो सॉल्ट डाइट दो. देयर इज बेसिकली नो सिग्निफिकेंस. सो राइट इट हियर. सो ओमेगा 3, लो सॉल्ट डाइट and antioxidants. These has no role in prevention
प्री इक्लेम्सिया, क्योंकि प्री इक्लेम्सिया बिकॉज ऑफ सॉल्ट या फिर ओमेगा 3 डेफिशिएंसी से नहीं हुआ यहाँ पे, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ व्हाट? एंडोथेलियल इंजरी, बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल इस्कीमिया दिस हैपेंड। तो इन सब का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया। नाउ इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया का मतलब क्या है? देयर इज अ थ्रेट ऑफ इक्लेम्सिया, ओके। अगर अभी इस टाइम पे ट्रीट नहीं किया या मैनेज नहीं किया तो दिस कैन डेवलप इनटू इक्लेम्सिया। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया। सो साइंस एंड सिम्टम्स। So the first sign here is what? That is epigastric pain. क्या होगा फर्स्ट सिम्टम? एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, प्लस देयर विल बी नॉइजिया और वोमिटिंग, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन विद नॉइजिया एंड वोमिटिंग। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एपिगैस्ट्रिक पेन? What is the cause of this pain? That is due to stretching of liver capsule. Patient is generally experiencing this pain. Okay. So epigastric pain का क्या reason है? Because of stretching of liver capsule, ये पेन हो रही, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम विल बी हेडेक। नेक्स्ट विल बी हेडेक एंड डिजीनेस हेडेक और डिजीनेस। अभी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज सेरेब्रल हाइपोक्सिया। Cerebral hypoxia can lead to headache. After this, the third symptom is visual symptoms. Visual symptoms. और अगर ये symptoms new onset के हैं तो this is like a patient is going into eclampsia. So visual symptoms में क्या क्या आता है? Blurring of vision if there, blurring of vision आता है, diplopia हो सकता है पेशेंट में. After that there can be scotoma. Of that there can be blindness. जब ब्लाइंडनेस हो जाए तो वी कॉल्ड इट एज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. तब वी कॉल्ड इट एज व्हाट? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. ओके. नाउ ये ब्लाइंडनेस का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ब्लाइंडनेस? सो लेट्स डिस्कस. ये ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू रेटिनल डिटैचमेंट. ओके. या फिर आप कह सकते हो दिस ब्लाइंडनेस इज मेनली ड्यू टू ऑक्सीपिटल लोब हाइपोक्सिया. ठीक है. सो हाइपोक्सिया ही एक रीजन है जो कि विजुअल सिम्टम्स भी करा सकता है. विजुअल में मेनली ब्लाइंडनेस और दूसरा इट कैन लीड टू हेडेक ऑल्सो. सो राइट, ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब हाइपोक्सिया or due to what? Due to retinal detachment. So this is the basically reason. Now hypertensive retinopathy के लिए there is one criteria.
हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो होती है, इसके लिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है एंड वी कॉल्ड इट एज केथ-वेगनर्स क्लासिफिकेशन. व्हाट वी कॉल्ड इट एज केथ-वेगनर क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के लिए है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल अप्रिशिएट देयर विल बी सिल्वर वायरिंग और पैपिलोएडिमा इज प्रेजेंट. सिल्वर वायरिंग और पैपिलोएडिमा अगर है, so mainly this feature is a finding that you're gonna see in case of impending papilloedema. Okay, so this is a finding in impending eclampsia. Okay, now next we're gonna discuss about the treatment. How you gonna treat? So basically जो treatment है हम कैसे करेंगे? Your goal, what is the main goal of the treatment? आप treatment करके क्या achieve करना चाहते हो, क्या result लेना चाहते हो? That is, you have to prevent, you want to prevent the seizures. Secondly, you want to control the BP. And third is termination of pregnancy. So basically आपका गोल क्या है? सीजर्स को रोकना, बीपी को कंट्रोल करना और टर्मिनेट करना इस प्रेगनेंसी को. ठीक है. इन केस ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्शिया आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सीजर्स को मैनेज करना. So basically your first steps is to manage the seizures or you to prevent seizures. और seizures को prevent करने के लिए हम क्या देंगे? You know that is MgSO4 magnesium sulfate we will give. Okay, and after once the patient is stabilized, you can go for termination of pregnancy. Okay, now next we will discuss about HELLP syndrome. HELLP syndrome, I know कि आप सबको इस सिंड्रोम के बारे में पता होगा. तो HELLP syndrome में बेसिकली ये जो सिंड्रोम होता है यूजुअली ये कब स्टार्ट होता है? दिस इज मोस्ट कॉमन एट 3rd trimester of pregnancy. Okay, and here what you will see, what is the most common presentation? Most common presentation क्या होती है HELLP syndrome में? That is pain. That is what? Pain. और ये जो पेन है बेसिकली ये कहाँ पे होगी? इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन. सो बेसिकली ये पेन होगी एपिगैस्ट्रियम में. एपिगैस्ट्रियम में और यू कैन से राइट अपर क्वाड्रेंट में. ठीक है. उसके बाद एक और चीज आपने जो याद रखनी है कि HELLP सिंड्रोम में ऐसा हो सकता है कि 20% जो पेशेंट है उनमें बीपी आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे. ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल इन HELLP सिंड्रोम. बेसिकली HELLP में बीपी तो ज़्यादा होगा बट कुछ केसेस में आपको बीपी बिल्कुल नॉर्मल भी दिखाई दे सकता है. सो अगर आपने HELLP सिंड्रोम को डायग्नोस करना है तो उसके लिए आपके पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं टेनेसी क्राइटेरिया. इट इज कॉल्ड टेनेसी क्राइटेरिया
और ये क्राइटेरिया क्या इंक्लूड करता है? सो फॉर दिस जस्ट रिमेंबर द निमोनिक हेल्प, okay. Here the H stands for hemolysis, okay. Here you will see hemolysis present होगी. EL stands for elevated liver enzymes, elevated liver enzymes, और इनका लेवल कितना होगा? मोर देन 70, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है. दिस विल बी द लेवल ऑफ लिवर एंजाइम्स. एंड आफ्टर दैट दिस LP stands for, this LP here stands for low platelet count, low platelet count. और प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? लेस देन 1 लाख, ठीक है. ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू डायग्नोज हेल्प सिंड्रोम, ठीक है. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू डायग्नोज हेल्प सिंड्रोम, ओके. सो अगेन हेल्प सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली कब शुरू होगा? 3rd ट्राइमेस्टर में ये स्टार्ट होगा. मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है दैट विल बी पेन, मेनली एपिगैस्ट्रियम रीजन. और एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी कि हेल्प सिंड्रोम में कभी भी लिवर फेलियर नहीं होगा, ठीक है. सो कितना भी सीवियर होने दो, इट वोंट लीड्स टू व्हाट? कांट कॉज liver failure, okay. After that हमने Tensi's criteria पढ़ा for the diagnosis. फिर H stands for hemolysis, EL stand for elevated liver enzyme, कितने ज़्यादा elevate होना चाहिए? more than 70 international unit, and low platelet का count अगर 1 लाख से कम है तो we called this as what? हेल्प सिंड्रोम. ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए टू डायग्नोज हेल्प सिंड्रोम. गॉट इट? नाउ हेमोलिसिस हम कब बोलेंगे? सो लेट्स डिस्कस अबाउट हेमोलिसिस. तो हेमोलिसिस में बेसिकली क्या होगा? यू विल सी जो सीरम बिलीरुबिन है their level is increased. Serum bilirubin level increases और कितना होगा? 1.2 से ज़्यादा होगा. और बेसिकली ये जो बिलीरुबिन होगा दिस विल बी अनकॉन्जुगेटेड वन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. सेकेंड जब आप पेरिफेरल स्मीयर देखोगे, पेरिफेरल स्मीयर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल एप्रिशिएट शिस्टोसाइट्स एंड हेलमिट सेल. यू विल एप्रिशिएट शिस्टोसाइट्स और हेलमिट सेल्स, ठीक है. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे क्या होगा? शिस्टोसाइट्स या हेलमिट सेल्स होंगे, ठीक है. आफ्टर दिस you will also see there is increase in LDH level and there will be low hepatoglobulins. What you will see? Increase. So here you will see the LDH level will be increased and there will be low हेप्टोग्लोबुलिन्स. हेप्टोग्लोबुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा. हेप्टोग्लोबुलिन्स क्या होंगे? दीज आर बेसिकली प्रोटीन फ्रॉम द लिवर, ओके. और LDH विल बी इंक्रीज्ड हियर. आफ्टर दैट हेमोलिसिस में क्या हो सकता है? यू विल सी देयर इज अ सीवियर एनीमिया बट
blood loss will not be there. So severe anemia not explained by blood loss is basically hemolysis. So severe anemia not explained by blood loss. ओके, सो हेमोलिसिस में अगर इन सारी चीज़ों में से दो फाइंडिंग्स हैं तो योर डायग्नोसिस ऑफ हेमोलिसिस इज ओके. एनी 2 थिंग्स शुड बी पॉजिटिव. ओके, या तो सीरम बिलीरुबिन का लेवल बड़ा हो और पेरिफेरल स्मेयर पे ये भी दिख रहा हो तो आप हेमोलिसिस बोलोगे, या LDH लेवल बड़ा हो और लो हेप्टोग्लोबुलिन्स विद सीवियर एनीमिया नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनी ब्लड लॉस हो तो यू कैन से दिस इज हेमोलिसिस. ओके, सो इनमें से कोई भी 2 चीज़ें हो सकती. नाउ अगर हम एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स की बात करें, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, तो कौन कौन से एंजाइम बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज होंगे. सो बेसिकली यहाँ पे जो AST और ALT का लेवल है वो मेनली इंक्रीज होगा. ठीक है, और कितना होगा, मोर देन ट्वाइस. जो भी इनका नॉर्मल लेवल होगा उसके ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंड द नॉर्मल. लो प्लेटलेट काउंट आपको पता है, लो प्लेटलेट मीन्स लेस देन 1 लाख है. नाउ हाउ यू गोना ट्रीट HELLP syndrome. So ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट, अगर तो प्रेगनेंसी इज मोर देन 34 वीक्स, ठीक है, 34 वीक से ज़्यादा है प्रेगनेंसी, तो व्हाट इज योर गोल, यू हैव टू कंट्रोल द BP, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, plus you have to give magnesium sulfate, प्रोफाइलैक्सिस देना है आपने इसका मैग्नीशियम सल्फेट का. और आपने क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर प्रेगनेंसी इज मोर देन 34 वीक्स, यू हैव टू कंट्रोल द BP, ऑल्सो गिव MgSO4 ताकि आप सीजर्स को प्रिवेंट कर सको. एंड थर्ड इज जस्ट गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से कम की है तो इस केस में आप क्या करोगे. इन दिस केस नाउ अगर प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक्स की है प्लस साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, प्लस नो कॉम्प्लिकेशन इज देयर, तो आप क्या करोगे इस केस में. सो बेसिकली विल गिव स्टेरॉइड्स टू दिस फीमेल. हम स्टेरॉइड्स देंगे, और स्टेरॉइड्स हम क्यों देंगे, बेसिकली हमें लंग मैच्योरिटी से मतलब है. ठीक है, स्टेरॉइड्स देंगे, देन यू हैव टू डिलीवर, देन डिलीवर. ओके, नो कॉम्प्लिकेशन से अब मेरा क्या मतलब है, नो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ना उसमें कोई फीटल डिस्ट्रेस होना चाहिए, ना कोई एब्रप्शन होना चाहिए, ना कोई पल्मोनरी एडिमा, और ना ही एक्यूट किडनी इंजरीज. ठीक है, सो राइट, नो कॉम्प्लिकेशन मीन्स नो फीटल डिस्ट्रेस, एब्रप्शन नहीं होना चाहिए, पल्मोनरी एडिमा नहीं होना चाहिए, और देयर शुड बी नो प्रेजेंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी.
ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? अभी हम बात करेंगे हेल्प सिंड्रोम के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल diagnosis. So the first differential diagnosis of HELLP syndrome is what? That is AFLP. What is AFLP? That is acute fatty liver of pregnancy. So first is acute fatty liver of pregnancy, which is also called as AFLP. ओके, अभी ये एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? हियर यू विल सी सीवियर लिवर इंजरी, सीवियर लिवर इंजरी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड दिस सीवियर लिवर इंजरी कैन इवन कॉज एक्यूट लिवर फेलियर. दिस कैन कॉज व्हाट? कैन cause acute liver failure. Okay, next, this acute fatty liver of pregnancy, this most commonly occur at what time? At 3rd trimester of pregnancy. 3rd trimester में ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। एंड इफ दे आस्क यू मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? व्हाट इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन? सो हियर यू विल सी देयर इज अ पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन. ओके, यहाँ पे भी क्या होगा? पेन होगी इन एपिगैस्ट्रियम, और we also call it as right upper quadrant pain. ठीक है। नाउ ये जो पेशेंट्स होते हैं ना विद एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी जो है वो हाई रहेगा, ठीक है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द AFLP रिस्क फैक्टर, सो इसमें अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं इसके? सो प्री इक्लैम्सिया इज अ रिस्क फैक्टर, आफ्टर प्री इक्लैम्सिया मल्टीफीटल प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर, after that the next risk factor is advanced maternal age, और उसके बाद male sex of the fetus is also a risk factor. Got it? What are the risk factor of acute fatty liver of pregnancy? Preeclampsia, multifetal pregnancy, advanced maternal age and male sex of the fetus. Most commonly ये जो सिंड्रोम है किस में होता है? प्राइमी ग्रेविडाज में, प्राइमी ग्रेविडा में ये कॉमन है. ओके, नाउ देर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड दैट इज LCHAD. Now what is this LCHAD? That is long chain hydroxyacyl dehydrogenase. Long chain. So this LCHAD, this stands for long chain hydroxyacyl dehydrogenase deficiency. So long chain hydroxyacyl deficiency. ओके, इसमें क्या होता है
यहाँ पे जनरली जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स है ना, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स बनेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से। एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स ऑफ fatty acid oxidation will form and they will get deposit in the liver. फॉर्म होगी, वो क्या होंगे, डिपॉजिट कर जाएंगे लिवर में, ओके। और जब वो लिवर में डिपॉजिट कर गए, देन दे कैन कॉज व्हाट, देन दे कैन कॉज लिवर फेलियर। then they can cause liver failure, okay. Now let's discuss one thing, that is if the symptom जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, अगर उनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है, then you can make the diagnosis of AFLP, that is acute fatty liver disease of pregnancy। और वो कौन कौन से फीचर्स हैं, that is encephalopathy, second is सीरम अमोनिया। आप देखोगे अगर ये इंक्रीज्ड है तो भी you can confirm the diagnosis of acute fatty liver of pregnancy। third one is coagulation disorders। coagulation disorders or coagulation abnormality, mainly APTT abnormalities we consider। After that there is hypoglycemia, next जो feature है after hypoglycemia is what, that is hepatorenal syndrome। hepatorenal syndrome, ठीक है। hepatorenal syndrome में mainly you have to focus on rising creatinine, okay। next is any secondary complications like pancreatitis और ऐसा कुछ भी अगर होता है तो you can consider this as a AFLP। secondary complications में कौन सा, जैसे कि pancreatitis। pancreatitis में बेसिकली क्या होगा, अमाइलेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, देयर इज इंक्रीज इन अमाइलेज, ओके। सो अगर इनमें से कोई भी एक फीचर प्रेजेंट है, इफ एनी ऑफ फॉलोइंग feature is present, then you can make the diagnosis of AFLP, that is acute fatty liver of pregnancy। Got it? कौन कौन से फीचर, अगर इंसेफेलोपैथी है तो ऑब्वियसली मेनली बिकॉज अगर लिवर में कोई दिक्कत है तो दैट प्रोडक्ट्स of the liver can go and accumulate in the brain and cause encephalopathy। Second, आपको पता है लिवर में अमोनिया का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर, तो बेसिकली अगर सीरम अमोनिया लेवल्स आर हाई तो ऑब्वियसली लिवर में कोई दिक्कत है एंड AFLP का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर सकते हो। कोएगुलेशन डिसऑर्डर, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है दैट ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, एंड देन हाइपोग्लाइसीमिया एंड ये हिपैटोरीनल सिंड्रोम और पैंक्रेटाइटिस, दैट इज ऑल आर एसोसिएटेड विद AFLP। अगर एक भी प्रेजेंट है तो एक्यूट फैटी लिवर इज आर डायग्नोसिस, ठीक है। AFLP के साथ there is a high chances of mortality, there is a high rate of mortality with AFLP।
ओके, नाउ आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना, हाउ यू गोना ट्रीट दिस एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी. So for the treatment, what you can do, you will go for termination of pregnancy. So termination of pregnancy ही हमारा ultimate treatment है इसमें. Termination of pregnancy करेंगे, ठीक है. और आप बस जो symptoms आ रहे हैं according to that you can treat. So symptomatic treatment आप दे सकते हो. Symptomatic treatment you can give. Okay. Now next जो हमारा second differential diagnose है वो क्या है? Next differential diagnose is what? That is acute viral hepatitis. Acute viral hepatitis. Okay. Most common cause of acute viral hepatitis is what? That is hepatitis B. So most common cause of acute viral hepatitis is hepatitis Hep B. Okay. अब highest mortality in pregnancy is with what hepatitis? That is hepatitis E. आपको पता है hepatitis E in pregnancy can cause fulminant hepatitis. Okay. So highest mortality mainly associated with what? With hepatitis E mainly in pregnancy. So highest mortality in pregnancy is associated with hepatitis E. Okay. Next, अगर हम प्रोडॉर्मल सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या होगा? दैट विल बी फीवर. सो फीवर विल बी द प्रोडॉर्मल सिम्टम. आफ्टर दैट यहाँ पे जो सीरम बिलीरुबिन है ना, सीरम बिलीरुबिन, सो व्हाट यू विल गोना सी इन दिस केस, जो सीरम बिलीरुबिन के लेवल हैं दैट विल बी सीवियरली एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होंगे, इतने कि उनकी वैल्यू अराउंड 10.15 ऐसे चली जाएगी. ठीक है. आफ्टर दैट अगर हम लिवर एंजाइम्स की बात करते हैं, लिवर एंजाइम्स जैसे कि AST, ALT ये सब, तो उनकी भी जो अमाउंट है इट विल इंक्रीजेस. ओके. और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा दोनों के लेवल में, सीरम बिलीरुबिन और एंजाइम्स के लेवल में. ओके. एंड जो हेपेटाइटिस के बायोमार्कर्स हैं वो भी इसमें क्या आएंगे? पॉजिटिव. हेपेटाइटिस biomarkers will be positive as well. Okay. Next, there is one more liver disease that is mainly present in pregnancy. इसको हम क्या बोलते हैं? obstetric cholestasis. obstetric cholestasis. मेनली इसमें बाइल की स्टेसिस हो जाती है. ठीक है. और दिस इज द थर्ड डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ हेल्प सिंड्रोम. ओके. ये जो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है ना, दिस विल जनरली अक्कर अराउंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो क्या होगी? So most common that is pruritus. Pruritus इसमें most common होगी. अगर हम बात करें पेन की तो that will be absent. पेन नहीं होगी इनमें. ठीक है. अभी pruritus क्या होती है? Severe itching. तो ये सीवियर इचिंग क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पे जो बिलीरुबिन है बेसिकली उसकी स्टेसिस हो गई है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा गॉल ब्लैडर से. तो क्या होगा?
वो बिलीरुबिन ब्लड के थ्रू जाएगा और स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. And that because of that deposition of bilirubin, the patient is gonna experiencing same. And because of that bilirubin, patient is gonna experience the itching factor. Okay. So pruritus will be there, and mainly this pruritus, it will get worse at night. So more worsening कब होगी? Night time पे. नाइट टाइम पे ज़्यादा इचिंग होगी पेशेंट को. ठीक है. इनिशियली उसको पाम्स और सोल्स रीजन पे ज़्यादा होगी इचिंग. इनिशियली पाम्स एंड सोल्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके. एंड ग्रेजुअली देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रंक एज वेल. ओके. ट्रंक भी हो जाएगी. आफ्टर दैट नो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस. क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस के? सो द फर्स्ट रिस्क फैक्टर हियर इज हार्मोन ईस्ट्रोजन. सो ईस्ट्रोजन इज फर्स्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस. ओके. आफ्टर दैट मल्टीफीटल प्रेगनेंसी. सेकेंड इज multifetal pregnancy. Third risk factor is presence of underlying liver disease. The fourth risk factor here is what? If there is a previous history of obstetric cholestasis. Previous history of obstetric cholestasis. Okay. So अगर पहले हिस्ट्री है प्रेजेंट ना, तो रियकरेंस के जो चांसेस हैं that will be increased by 60 to 70%. अगर पहले इस फीमेल में obstetric cholestasis था पिछली प्रेगनेंसी में, तो chances are even more. Next is the genetics. Genetics are also responsible. Okay. Mainly बिलीरुबिन की एक्सक्रीशन के लिए कुछ जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो कौन से जीन है? ABCB4. This is more responsible than ABCB11 gene. ठीक है. These are the genes that are involved. These are the genes involved in bile acid excretion. Okay. After that, if we talk about the सीरम बिलीरुबिन लेवल हियर, तो क्या होंगे इस केस में? बढ़ेंगे कि कम होंगे? दे विल बी इंक्रीज्ड, बट दिस इंक्रीज इज माइल्ड. ओके. और मेनली ये बिलीरुबिन कौन सा होगा? कॉन्जुगेटेड का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा. ओके. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द AST और ALT, दैट इज लिवर एंजाइम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दे विल बी ऑल्सो इंक्रीज. दे विल बी इंक्रीज, बट ये भी माइल्डली इंक्रीज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे. अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेस की, सो एल्कलाइन फॉस्फेट, तो अगर हम इस एंजाइम की बात करें, तो ये जो एंजाइम है इसका लेवल इंक्रीज्ड होगा. ठीक है. बट हम इसको वी कांट टेक दिस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिंड्रोम. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑलरेडी इसके फिजियोलॉजिकली लेवल बड़े होते हैं. ठीक है. Physiologically it is raised. That's why you can't take this enzyme
for the diagnosis of obstetric cholestasis. So we can't use it for diagnosis. क्यों can't use for diagnosis? Because increased physiologically. Now, so आप इसका diagnosis बनाओगे कैसे? How you gonna diagnose this? So basically diagnosis के लिए will check for the bile acids और bile acids का level increase होगा. There is a elevated bile acids level, ठीक है, that will be more than 40 microns per liter. Okay.